गुड आफ्टरनून प्रवीण कुमार गौरव। कैसे हो बेटा? हाँ प्रवीण, आवाज आ रही है ना? मैं भी ठीक हूँ। हाँ, सब खैरियत से है। चलो बढ़िया है। हाँ, दो तीन बच्चों को आने दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास। कोई नहीं, देखते हैं। जो आएगा उसकी क्लास करेंगे। कारण पता नहीं यार। टाइम टेबल ऐसा बना दिया तो हमने क्लास। एक्चुअली पहली क्लास 2 बजे से जो थी वो 11th की थी। इसलिए तुम लोग की शायद थोड़ा सा लेट लगाए होंगे। अच्छा सा डायग्राम नहीं मिल रहा मुझे यार।
जो हम स्टार्ट किए थे भाई, हम लास्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट किए थे ना, तुम क्लास में थे? क्लास में थे क्या? तो फिर पता होगा लास्ट टाइम हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाना स्टार्ट किया था। हाँ जी। तो चलो, पता नहीं कोई आएगा कि नहीं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल पिछली बार हम स्टार्ट किए थे। तो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर से मैं लिखता हूं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है रेगुलर। रेगुलर मतलब जो हर बार होगा, मैंने तुमको बताया था हर महीने। रेगुलर नेचुरल चेंजेस। हाँ, रेगुलर नेचुरल चेंजेस that occur in that occur in female's reproductive system. Females reproductive system that occur in females reproductive system and make pregnancy possible. And make pregnancy possible. Pregnancy possible. वो रेगुलर चेंजेस, नेचुरल चेंजेस जो एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं और जिससे प्रेगनेंसी पॉसिबल हो जाती है, उन चेंजेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल चेंजेस और मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे नहीं आया तो ओव्यूलेशन होगा नहीं, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवम कैसे निकलेगा, और ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, राइट? फिर हम लिखेंगे इट इज एग्जिबिटेड बाय प्राइमेट्स ओनली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जिबिटेड बाय प्राइमेट्स। अब तुम बोलोगे सर प्राइमेट्स क्या है? मैमल्स पता है ना? व्हाट आर मैमल्स? मैमल्स पता होगा। मैमल्स आर द मोस्ट डेवलप्ड एनिमल्स ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स को डिवाइड किया गया है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में सबसे टॉप का क्लास, सबसे कॉम्प्लेक्स और डेवलप्ड क्लास ऑफ एनिमल्स जो हैं, दे आर मैमल्स। मैमल्स आर दोज एनिमल्स जो अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे और जो बच्चे को जन्म देंगे। ये एग लेइंग नहीं होते। और मैमल्स बेटा, मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू 14 ऑर्डर्स। 14 डिफरेंट टाइप्स के मैमल्स हैं। एक वो जिनको हम प्राइमेट्स बोलते हैं। प्राइमेट्स में आते हैं ह्यूमंस और गरिलाज, मंकीज। मैं लिखूंगा ह्यूमंस, मंकीज, गोरिल्लाज, चिंपैंजीज एटसेट्रा। ये सारे प्राइमेट्स हैं, राइट? और प्राइमेट्स क्या होते हैं? वो वाले मैमल्स जिनके फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, राइट? इसके बगैर जितने भी मेल मैमल्स हैं, लाइक डॉग्स, कैट्स, डॉग्स, रैट्स, लायंस, टाइगर्स, वो सारे नॉन प्राइमेट्स हैं। नॉन प्राइमेट्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, उनमें कुछ और होता है। क्या? देखो, इन नॉन प्राइमेट मैमल्स, in non-primate mammals, estrus cycle is found.
estrus cycle occurs in female reproductive system. फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एस्ट्रस साइकिल होगा. अब ये भाई एस्ट्रस साइकिल क्या है, मतलब कहने का ये है कि नॉन प्राइमेट फीमेल्स पूरा का पूरा साल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं रहती. दे रिमेन रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. साल में कुछ टाइम होता है जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं, उस टाइम को बोलते हैं एस्ट्रस पीरियड, या उसको हम बोलेंगे हीट पीरियड. बस उसी हीट पीरियड में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, बाकी साल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते क्योंकि उनमें रिप्रोडक्टिव इनएक्टिवनेस होती है. ये होता है नॉन प्राइमेट्स में. ऐसे साइक्लिक फेज चेंजेस को हम एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं. बट हमको यहाँ एस्ट्रस साइकिल नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो प्राइमेट फीमेल्स में होता है. प्राइमेट फीमेल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, राइट? ये हम लास्ट टाइम पढ़े थे. तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन मैंने बताया था 28 से 30 दिन, जनरली 28 दिन होता है, 28 डेज. मैंने लिखा था ड्यूरेशन इज अप्रोक्सीमेटली 28 to 30, कभी कभी 32 भी लिख सकते हैं. ठीक है. इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है, 4 फेजेस में. सबसे पहला फेज मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसको हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं. ब्लीडिंग फेज. ये ब्लीडिंग फेज 1 से 4 दिन, कभी कभार 5 दिन तक रहेगा. नॉर्मल केसेस में ब्लीडिंग फेज 5 दिन तक रहता है, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में, बहुत रेयर केस है, रेयर सिचुएशन है, जब ये 6-7 दिन तक कंटिन्यू हो जाएगा. ठंडा में मतलब जरूरी नहीं है, साल के किसी भी टाइम में उनमें हीट पीरियड हो सकता है, स्ट्रेस पीरियड. वो ठंडा का पीरियड भी हो सकता है, गर्मी का पीरियड भी हो सकता है. तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज. ये ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज वैसे तो 1 से 5 दिन तक का होता है, लेकिन कभी कभार एक्सट्रीम केसेस में 6-7 दिन तक ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन हो सकती है. उसके बाद आएगा फॉलिक्यूलर फेज. फॉलिक्यूलर फेज देखो कहां से, यहां से लेके यहां तक. फॉलिक्यूलर फेज आएगा यहां से लेके यहां तक, मतलब 6th डे से लेके 13th डे तक फॉलिक्यूलर फेज. ठीक है ना भाई? इस फॉलिक्यूलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं या प्री ओव्यूलेटरी फेज. फॉलिक्यूलर फेज लिखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज या और प्री ओव्यूलेटरी फेज. ठीक है. या इसको बोलते हैं एस्ट्रोजेनिक फेज. एस्ट्रोजेनिक फेज. कितने नाम मैंने बोले? फॉलिक्यूलर फेज ऑल्सो नोन एज एस्ट्रोजेनिक फेज और प्री ओव्यूलेटरी फेज और प्रोलिफरेटिव फेज. प्री ओव्यूलेटरी फेज क्यों? क्योंकि ये ओवुलेशन होगा 14th डे पे, ये ओवुलेशन से पहले वाला फेज है. प्री मतलब पहले. उसके बाद आएगा चौथा फेज, थर्ड फेज इज द ओवुलेशन फेज. ये रहा ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन 14वें दिन 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होगा. ओव्यूलेशन का मतलब ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होना. फिर आता है 4th फेज, लास्ट फेज, 15वें दिन से लेके 28th डे तक बराबर. ठीक है ना? दिस फेज इज नोन एज ल्यूटल फेज. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज. प्रोजेस्टेरॉनिक फेज या इसका एक और नाम है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि ये ओव्यूलेशन के बाद होता है. पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज. हमको इन्हीं फेजेस के बारे में एक एक करके डिस्कस करना है. ठीक है ना? तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन लिखो, मैं आगे बढ़ूंगा.
हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो बढ़िया है, लेट अस मूव। देखो भाई, तो सबसे पहला फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज, दैट इज मेंस्ट्रुएशन फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, या हम बोलेंगे ब्लीडिंग फेज। ठीक है ना भाई? द फर्स्ट फेज इज ब्लीडिंग फेज। और मेंस्ट्रुअल फेज। तो क्या होता है ब्लीडिंग फेज में, मेंस्ट्रुअल फेज में, और क्यों होता है वो हम बताएंगे। सबसे पहली बात, इट लास्ट फॉर अबाउट 4 to 5 days। 4 से 5 दिन तक ये रहेगा, लेकिन हमारे डायग्राम में दिखाया है अप टू 7 days। बट अप टू 7 days इन एक्सट्रीम केसेस, नॉर्मल 4 से 5 दिन। इट लास्ट फॉर अबाउट 4 to 5 days। ठीक है? इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज किसका? ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनिशियल स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट? तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, इन दिस फेज, इस फेज में, इन दिस फेज GnRH, GnRH बोले तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। FSH, FSH means follicle stimulating hormone. LH means luteinizing hormone. And estrogen levels fall considerably। इस पॉइंट की तरफ ध्यान दे दो। इसका मतलब ये हुआ, इस फेज के स्टार्ट होने से पहले इस फीमेल के ब्लड में काफी सारा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन था, काफी सारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, बहुत सारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी था, और बहुत सारा एस्ट्रोजन हार्मोन भी था। जैसे ही ये फेज स्टार्ट हो गया, इस फेज में पहले ही गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। मतलब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलना बंद होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलना बंद होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलना बंद होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन्स ओवरी के फॉलिकल से निकलना बंद होते हैं। ठीक है ना? तो दीज हार्मोन्स ड्रॉप कंसिडरेबली, इनका लेवल कम हो जाएगा, इनका लेवल फॉल हो जाएगा, राइट? अब क्या होगा? ड्यू टू दिस फॉल इन दीज हार्मोन लेवल्स, इन हार्मोन्स के कंसंट्रेशन फॉल होने से, ड्यू टू दिस फॉल इन दीज हार्मोन लेवल्स, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, अब तुम बोलोगे सर कहां आया ये पहले से ही ओवरी में था। जब ओवरी से रिलीज हुआ था ना सेकेंडरी oocyte, तो बचा था एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल। वो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो चुका था इनटू कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा? दिस कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स, इट डिजेनरेट्स, खत्म होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स। अब कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा, कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलता था, उस हार्मोन का नाम था प्रोजेस्टेरॉन। अब जब कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। सो इन हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज होने से कार्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो गया, डिजेनरेट हो गया। ठीक है?
What happens then? Due to degeneration of corpus luteum, degeneration of कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होने से व्हाट हैपेंस? प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की लेवल ड्रॉप हो जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीजेस, फीमेल के ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन इसी कार्पस ल्यूटियम से निकलता था और प्रोजेस्टेरॉन ही यूटरस के एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता था। अब प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज हो गया तो व्हाट हैपेंस? जिसकी वजह से यूटरस का वॉल, यूटरस का एंडोमेट्रियम इंटैक्ट था, वो खत्म, तब यूटरस एंडोमेट्रियम फट जाएगा, ठीक है ना। सो एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस बर्स्ट्स, यूट्रस वॉल का एंडोमेट्रियम बर्स्ट हो जाएगा एंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ थिक ब्लड फ्लो। ये वजाइना से बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ थिक ब्लड। इसी ब्लड के बाहर निकलने के प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं या पीरियड बोलते हैं। तो देखो कितनी सारी चीजें हुई। ये ब्लड फ्लो हुआ क्यों? मैंने कहा कि जैसे ही मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट होगा, जैसे ही 28 डेज कंप्लीट हो गए प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो अब क्या होगा? 28 डेज के बाद क्या होगा? व्हाट हैपेंस? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता था, वो निकलना कम हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते थे, बहुत सारे थे, वो भी निकलना बंद हो जाएंगे, इनका लेवल भी ड्रॉप हो जाएगा। और ओवरीज के फॉलिकल्स से जो एस्ट्रोजन निकलते थे, वो भी कम हो जाएगा। इन हार्मोन्स के कम होने से, पर्टिकुलरली एस्ट्रोजन लेवल कम होने से, ओवरी के अंदर का कार्पस ल्यूटियम फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होने से कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा। तो कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता था? उस हार्मोन का नाम था प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता था। क्या काम? प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस के एंडोमेट्रियम को इंटैक्ट रखता था। अब अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप हो गया भाई, तो व्हाट हैपेंस? यूट्रस का एंडोमेट्रियम, यूट्रस का अंदर वाला लाइनिंग बर्स्ट हो जाएगा और बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्लो। यही रहता है ये ब्लड फ्लो 4 से 5 दिन। तुम देख सकते हो इस डायग्राम में लिखा है यूटेरस लाइनिंग। हाँ, यूटेरस लाइनिंग बिगिंस टू ब्रेक। यूटेरस लाइनिंग का मतलब है यूटेरस का एंडोमेट्रियम, वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट होगा, रप्चर होना स्टार्ट होगा एंड मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स। मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लीडिंग। बताओ ये समझ आया? हाँ, समझ आया ना प्रवीण? हाँ, क्लियर है ना? तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन लिख दो। स्क्रीनशॉट हो गया? वेरी गुड। हम चलते हैं आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे फेज में। चलिए भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा फेज दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज, या हमने लिखा था फॉलिक्यूलर फेज। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज फर्स्ट। इसी डायग्राम को मैं फिर से लाऊंगा, मुझे चाहिए।
हाँ देखो, दूसरा स्टेज। थैंक यू। अरे टीचर सारे अच्छा पढ़ाते हैं, बात होती है इंटरेस्ट की। तुम अगर किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लगाओगे तुमको वो ज्यादा समझ में आएगा। पहला था मेंस्ट्रुएशन, अब दूसरा फेज हम स्टार्ट करेंगे, फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज अभी मैंने लिखा, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज। ध्यान से सुनो, बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग चीज है ये। Follicular phase lasts for about 8 to 10 days. It lasts for about 8 to 10 days. ठीक है ना? अब देखो, अगर 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहा तो 5 से लेके 8 दिन हो गया 13, तो 5 से लेके 8 या 9 दिन हो गया 14, मतलब 5th डे से ये 14वें दिन तक रहेगा, 13th डे तक रहेगा। लेकिन अगर मेंस्ट्रुएशन 7th डे तक रहा तो 7 से लेके 8 दिन सोचो 15 दिन, 9 दिन सोचो 16 दिन, 10 दिन सोचो 17 दिन। बट मैं मान के चलता हूं मेंस्ट्रुअल फेज पहले 5 ही दिन चला था। अब 5 दिन से तुम 8 दिन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 13th डे तक रहेगा। बस आपको याद रखना है कि इट लास्ट फॉर अबाउट 8 to 10 डेज। अब डिपेंड करता है मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन तक रहा। अगर मेंस्ट्रुअल फेज 4 ही दिन तक रहा, क्योंकि वेरिएबल है ना, ये 4 से 5 दिन तक रह सकता है, 5 दिन तक रहा तो फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 13वें दिन तक रहेगा या 14वें दिन तक रहेगा। बट अगर मेंस्ट्रुअल फेज ही पहले 7 8 दिन तक रहा, इन एक्सट्रीम केसेस, तब ये फेज 14 15 16 डे तक जाएगा। इज इट ओके? बट नॉर्मल केस में इट लास्ट फॉर अबाउट 8 to 10 डेज। ये स्टार्ट होगा 6th डे से और 13th डे तक खत्म। इस फेज में क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहली बात, अच्छा तुम एक और चीज ध्यान में रखो, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ, यूट्रस का लाइनिंग रप्चर हो गया, यूट्रस का लाइनिंग बेटा फट गया। लाइनिंग बोले तो यूट्रस का एंडोमेट्रियम फट गया, और वही एंडोमेट्रियम बाहर आया इन द फॉर्म ऑफ थिक ब्लड फ्लो। मतलब यूट्रस का लाइनिंग अब थिन हो चुका है, यूट्रस अब हैवी नहीं है। अब फॉलिकुलर फेज से यूट्रस का लाइनिंग फिर से बनना स्टार्ट होगा, यूट्रस का एंडोमेट्रियम धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगा, वो फॉलिकुलर फेज से ही स्टार्ट होगा। प्रोलिफरेशन होगा यूट्रस का वॉल का, प्रोलिफरेशन मतलब फिर से यूट्रस वॉल स्टार्ट होगा, वैसा ही होना, क्योंकि होने वाला है ना क्या, ओवम नहीं, एम्ब्रियो, इसलिए यूट्रस वॉल को पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। अब मेंस्ट्रुएशन से यूट्रस वॉल फट गया, यूट्रस वॉल फटना मतलब एंडोमेट्रियम रप्चर होना, तो नया वाला एंडोमेट्रियम जरूरी है बनना, क्योंकि उस नए वाले एंडोमेट्रियम में एम्ब्रियो इंप्लांट होने वाला है। तभी इसका नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव मतलब यूट्रस वॉल का, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होगा, फिर से बनेगा वैसा ही। 8 से 10 दिन लगेंगे इसको। तो क्या क्या होता है इनमें, इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ हार्मोन्स। इस फेज में हार्मोन्स के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। कौन कौन सा हार्मोन्स, लाइक LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आया था, इसका लेवल फिर से बढ़ने लग गया। देखो मेंस्ट्रुएशन फेज में घटने लग गया था, इस फेज में लेवल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा। हाइपोथैलेमस से लिख देगा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा LH सिक्रीट करो और FSH सिक्रीट करो। मतलब कहने का यह है कि तीनों के तीनों हार्मोन्स का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है ना, FSH स्टिमुलेट करेगा, ओवरी के फॉलिकल्स को बोलेगा तुम एस्ट्रोजन रिलीज, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाएगा।
तो इस फेज में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम क्या होगा भाई? इंक्रीज लेवल्स ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कौन कौन से हॉर्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा? कौन कौन से हॉर्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा? हमने क्या लिखा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, प्लस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, प्लस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एंड एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? इन हार्मोन्स का लेवल बहुत ही बढ़ेगा। अब देखो थर्ड पॉइंट इस फेज में 1 to 2, 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल्स, ओवरी के अंदर जो सेकेंडरी फॉलिकल्स थे, will be formed. Secondary follicles, 1 to 2 secondary follicles formed in the ovary. Formed in the ovary. सेकेंडरी फॉलिकल्स कहां से बनते हैं भाई? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल्स। मैं लिखूंगा यहां पर ब्रैकेट में, फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल्स ऑलरेडी, प्राइमरी फॉलिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट। ओवरी के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट प्राइमरी फॉलिकल्स थे, उनसे 1 या 2 सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेंगे। राइट, 1 to 2 secondary follicles are formed in the ovaries. कहां से? फ्रॉम ऑलरेडी प्रेजेंट प्राइमरी फॉलिकल्स। क्यों? क्योंकि एफएसएच हार्मोन निकला ना। ये एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। किन फॉलिकल्स को? प्राइमरी फॉलिकल्स को बोलेगा भाई तुम लोग मैच्योर हो जाओ, सेकेंडरी फॉलिकल्स में मैच्योर हो जाओ। ठीक? एंड वन टर्शरी फॉलिकल, one tertiary follicle starts to form. इन 1 या 2 सेकेंडरी फॉलिकल्स में से एक टर्शरी फॉलिकल बनेगा। वन टर्शरी फॉलिकल स्टार्ट्स टू फॉर्म। ठीक है? ठीक है ना भाई? नेक्स्ट, यूट्रीन ब्लीडिंग। ब्लीडिंग स्टॉप्स। इस फेज में ब्लीडिंग भी बंद हो गया, जो मेंस्ट्रुअल फेज में स्टार्ट हुआ था। ठीक? यूट्रीन एंडोमेट्रियम, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रीन एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू फॉर्म। वो भी बनना स्टार्ट होगा। वो बनना स्टार्ट होगा एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से। स्टार्ट्स टू फॉर्म। देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा, वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स यूट्रस के एंडोमेट्रियम को बनाना स्टार्ट करेंगे। ब्लीडिंग रुक जाएगा। एफएसएच हार्मोन फॉलिकल्स को मैच्योर कराना स्टार्ट कर देगा। 1 से 2 फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेंगे और एक फॉलिकल मैच्योर होकर टर्शरी फॉलिकल बनेगा। ठीक? जब ये फेज एंड हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ दिस फेज ग्राफियन फॉलिकल हैज बीन फॉर्म्ड। By the end of this phase, one Graafian follicle has been formed. One Graafian follicle has been formed. And इतना ही नहीं, uterine endometrium is fairly thick. Uterine endometrium has a fairly good thickness. देखो क्या क्या हुआ इस फेज में। इन हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो गया। एफएसएच हार्मोन ओवरी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट प्राइमरी फॉलिकल्स को बोलेगा भाई तुम लोग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाओ। कितने? 1 या 2। वो 1-2 फॉलिकल्स मैच्योर होके सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लस
उनमें से एक फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही टर्शरी फॉलिकल लेटर स्टेज में मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा, सबसे मैच्योर फॉलिकल। ठीक है। दूसरा काम, एस्ट्रोजन हार्मोन्स यूट्रस के एंडोमेट्रियम को थिक बनाना स्टार्ट करेगा। जब ये फेज एंड होगा तब यूट्रस का एंडोमेट्रियम अच्छा खासा थिक हो गया होगा, प्लस ब्लीडिंग भी स्टॉप होगा। ये सारा होगा इन हार्मोन्स के लेवल के बढ़ने से। बताओ, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो भाई।
हेलो, अभी आवाज आ रही है ना? हाँ। हाँ, पता नहीं क्या हुआ था यार। चलो, ये स्क्रीनशॉट हो गया ना, तो मैं आगे बढ़ूं फिर। दूसरा फेज कंप्लीट, मैं आगे बढ़ूं। चलो भाई, ये रहा हमारा थर्ड पेज एंड थर्ड स्टेज। मुझे ये डायग्राम फिर से चाहिए। एक मिनट। देखो भाई, तीसरा स्टेज है हमारा ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड फेज इज ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज, राइट। ओव्यूलेटरी फेज मतलब ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। मैंने oogenesis में तुमको बताया था, इस सेकेंडरी oocyte का मियोटिक फर्स्ट सॉरी मियोटिक सेकंड डिवीजन स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन उसका मियोटिक सेकंड डिवीजन रुका हुआ है एट मेटाफेज 2 स्टेज। यही सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte किससे? फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। जो ग्राफियन फॉलिकल बना है, उसी के अंदर ये सेकेंडरी oocyte था। ये ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होगा। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल ऑफ ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। ये कब होता है? इट ऑकर्स ऑन, या मैं लिखूंगा बाय द 14th डे। इट ऑकर्स बाय द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल के 14th डे पे, मतलब ये वाले दिन। लेकिन डिपेंड करता है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुएशन फेज बराबर 5 दिन तक रहा, उसके बाद छठे दिन फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हुआ 13th डे तक, तब ये ओव्यूलेशन 14th डे पे होगा एग्जैक्टली। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुएशन फेज 7 दिन तक चला, तो 8वें दिन से स्टार्ट होगा हमारा फॉलिकुलर फेज। वो चलेगा 8 से 10 दिन, तो 16 दिन तक ये जाएगा। इसलिए उस केस में ओव्यूलेशन 15th 16th डे पे होगी, बट दैट इज अ रेयर केस। तुमको नॉर्मली याद रखना है ओव्यूलेशन ऑकर्स ऑन द 14th डे ऑफ द साइकिल, राइट। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखने वाली है। ओव्यूलेशन क्यों होगा, क्यों ये ग्राफियन फॉलिकल फटेगा, क्यों सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा? इसके पीछे हाथ है एक हार्मोन का। उस हार्मोन का नाम है LH। LH बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल इस ओव्यूलेशन के दिन तक पीक पे पहुंचेगा। मतलब सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होगा कब? व्हेन 14th day of the menstrual cycle occurs. तो LH hormone is at its peak level. LH hormone is at its peak level. यही पीक लेवल ऑफ LH हार्मोन क्या काम करेगा? इट स्टिमुलेट्स इट स्टिमुलेट्स रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। इसी ने ग्राफियन फॉलिकल को बोला भाई फट जा और सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर, राइट। बेटा क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत परेशानी है? हाँ, कोई प्रॉब्लम?
कोई दिक्कत इसमें? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी। पीक लेवल मतलब सबसे ज्यादा लेवल, हाईएस्ट, हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। इससे ज्यादा एलएच का लेवल हो ही नहीं सकता। हाँ, क्लियर हो गया है तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। चलो भाई, अब आता है लास्ट वाला फेज, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट फेज, दैट इज ल्यूटल फेज। फिर से मैं ये डायग्राम लाऊंगा। ये रहा ल्यूटल फेज, जो ओव्यूलेशन फेज के बाद स्टार्ट होगा। इधर लिखूंगा मैं ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज बोलो क्योंकि ये ओव्यूलेशन के बाद होता है, तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं, या इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्रीटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, सिक्रीटरी फेज, ल्यूटल फेज, कितने सारे नाम मैं पहले ही बोल चुका हूं। प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है। अब इस फेज में क्या होगा, कब से स्टार्ट होगा? देखो, 14th डे पे एवोल्यूशन ओव्यूलेशन हो गया, अब 15th डे से स्टार्ट होगा ये ल्यूटल फेज। कहां तक? 28th डे तक। तो इट लास्ट फॉर अबाउट 15 से 28 दिन। कितना डे हुआ? इट लास्ट फॉर अबाउट 11 to 13 days। ठीक है, इट लास्ट फॉर अबाउट 11 to 13 days, राइट। तो होगा क्या इसमें? इसमें वही हॉर्मोन्स का लेवल, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा। दीज लेवल्स आर स्टिल हायर, लेवल्स आर स्टिल हायर, अभी भी इन हार्मोन्स का लेवल हाई है, लेवल्स आर स्टिल हायर, बट कंपेरेटिवली लोअर देन फॉलिकुलर फेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपेरेटिवली लोअर देन फॉलिकुलर फेज। अभी भी इन हार्मोन्स का लेवल हाई ही है, लेकिन फॉलिकुलर फेज से थोड़ा सा कम, कंपेरेटिवली लोअर देन फॉलिकुलर फेज, इस फेज से थोड़ा कम। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम इन द ओवरी, क्योंकि ओव्यूलेशन हो चुका है, 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ, अब एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल बचा, वही एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा कार्पस ल्यूटियम। फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम ऑकर्स इन द ओवरी। ओवरी में कार्पस ल्यूटियम बनेगा एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल से, फ्रॉम एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, ठीक है ना? This carpus luteum then releases progesterone. This carpus luteum then releases progesterone. कार्पस ल्यूटियम ने अब रिलीज किया कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्ट्रॉन। बहुत सारा प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसीलिए इस फेज को प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज भी बोलते हैं, राइट। अब प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या है? ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम को, जिसको बनाना स्टार्ट किया था एस्ट्रोजेंस ने, उसको मेंटेन रखेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? दिस हार्मोन फर्दर thickens the uterine endometrium. This hormone further thickens the uterine endometrium and maintains it.
इसको मेंटेन भी रखेगा, मेंटेन्स इट अप टू 23rd डे। 23rd डे तक इसको जबरदस्त मेंटेन रखेगा। मतलब ये हुआ ऑन 23rd डे ऑफ द साइकिल प्रोजेस्ट्रॉन लेवल विल बी हाई। प्रोजेस्ट्रॉन लेवल सबसे हाईएस्ट होगा। दो एरो ऊपर की तरफ मैंने बनाए, मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होगा प्रोजेस्ट्रॉन का। कब? 23rd डे पे। ठीक है ना भाई? यहां पर बहुत जबरदस्त पॉइंट है, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो बेटा जल्दी। हाँ, अब देखो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल 23rd डे पे सबसे ज्यादा होगा। अब ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन बेटा नेगेटिव फीडबैक करेगा। नेगेटिव फीडबैक तुमको समझाऊंगा, एक मिनट। तो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल बहुत ज्यादा है ना? मैं यहां लिखूंगा इंक्रीज्ड प्रोजेस्ट्रॉन लेवल, increased progesterone on 23rd day gives negative feedback। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है ये किसी चीज को इनहिबिट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये नेगेटिव फीडबैक। किसको? टू हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा। एंड पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी को भी नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक का मतलब हाइपोथैलेमस को बोलेगा अब तू रुक जा भाई, तू अपने हार्मोन रिलीज ही मत कर। और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा तू अपना हार्मोन रिलीज मत कर। तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता था? जीएनआरएच। मैं लिखूंगा सो जीएनआरएच, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता था? एलएच। एलएच, ठीक है ना? और कौन सा रिलीज होता था हार्मोन? एफएसएच। तो दीज हार्मोन्स significantly undergo drop in their levels। जब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हाइपोथैलेमस को बोलेगा तू अपना हार्मोन रिलीज ही मत कर, तो जितना गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन था उतना ही है, उससे ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं। धीरे धीरे ये यूज होगा। सिमिलरली पिट्यूटरी से और एलएच और एफएसएच निकलेगा नहीं। तो जितना एलएच एफएसएच पहले से ही था वो एलएच और एफएसएच यूज हो रहा है, मतलब इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। सो GnRH, LH and FSH significantly undergo decrease in their levels। in their levels, इनकी लेवल डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है? देन कब तक डिक्रीज हो जाएगी? 28वें दिन तक। ऑन अबाउट 28th डे, ऑन अबाउट 28th डे कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स। मैंने कहा था ना पहले फेज में कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया। हाँ, वो 28वें दिन डिजेनरेट होगा। क्यों? क्योंकि इनका लेवल ड्रॉप हुआ है। ऑन अबाउट 28th डे कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया। सो ड्रॉप इन प्रोजेस्ट्रॉन। अब कार्पस ल्यूटियम से निकलता था क्या? प्रोजेस्ट्रॉन। वो प्रोजेस्ट्रॉन भी ड्रॉप होगा। ड्रॉप इन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल ऑकर्स। अभी अभी हमने लिखा प्रोजेस्टेरोन का काम क्या था? वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम को बनाए रखता था, उसको मेंटेन रखता था। अब प्रोजेस्टेरोन कम हो गया तो यूट्रस का एंडोमेट्रियम फट गया। सो ड्रॉप इन प्रोजेस्टेरोन लेवल ऑकर्स। इससे क्या होगा? देयरफॉर यूट्राइन एंडोमेट्रियम बर्स्ट्स। यूट्रस का एंडोमेट्रियम फट गया।
uterine endometrium bursts and comes out as menstrual blood flow. Menstrual blood flow comes out as menstrual blood flow. किसके थ्रू जाएगा ये? थ्रू वजाइना. वजाइना के थ्रू आएगा बाहर. इसी पीरियड को हम, इसी वक्त को हम मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलेंगे या पीरियड बोलेंगे. लेकिन भैया एक चीज तुमको यहां पर याद रखनी है. ये तब होगा, ये तब होगा अगर जो कार्पस ल्यूटियम, सॉरी, जो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकला ना, ओव्यूलेशन जो 14th डे पे हुआ था, ध्यान से सुनना, 14th डे पे जो ओव्यूलेशन हुआ था, जो सेकेंडरी oocyte निकला था, वो सेकेंडरी oocyte कहां जाएगा? वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा ना. फैलोपियन ट्यूब में वेट करेगा. अगर इस सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म फ्यूज ही नहीं हुआ, स्पर्म फ्यूज नहीं हुआ, तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसका जाइगोट ही नहीं बनेगा, एम्ब्रायो नहीं बनेगा. ये प्रोसेस तब होगी अगर ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. इफ फर्टिलाइजेशन डजंट ऑकर, मैं यहां पर लिखूंगा, इफ फर्टिलाइजेशन, जैसा कि अनमैरिड फीमेल्स में होता है, इफ फर्टिलाइजेशन डजंट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तब क्या होगा? तब यही होगा ल्यूटल फेज. ल्यूटल फेज क्या काम करेगा? ल्यूटल फेज में ये सारी चीजें होंगी. हाँ, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एलएच, एफएसएच, इनका लेवल ड्रॉप होगा. क्यों ड्रॉप होगा? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो गया. वही नेगेटिव फीडबैक से इनका लेवल ड्रॉप कराएगा. फिर 28वें दिन कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा, यूट्रीन एंडोमेट्रियम डिजेनरेट होगा और बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्लो. ये तब होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. लेकिन सोचो जरा भाई, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर इस सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म फ्यूज हुआ ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में, तब क्या होगा? तब फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाइगोट, और जाइगोट का डिवीजन स्टार्ट हो गया, वो बन गया एम्ब्रायो. वही एम्ब्रायो आके जो ऑलरेडी यूट्रस का एंडोमेट्रियम तैयार हो चुका है, कौन से फेज में? 14th डे तक ऑलरेडी फॉलिकुलर फेज में जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम तैयार हो चुका है, तो वही एम्ब्रायो उस एंडोमेट्रियम में फिट हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी प्रेग्नेंट. फिर कार्पस ल्यूटियम जो बनेगा, वो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराएगा, वो उस यूट्रस के एंडोमेट्रियम को पकड़ के रखेगा, बनाए रखेगा. फिर वही एम्ब्रायो 9 महीने तक पलेगा, 9 महीने के बाद जन्म देगी ये लेडी एक बच्चे को. बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब क्या होगा? तब लास्ट में यही मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होगा वजाइना से. बताओ, समझ आया? हाँ, समझ आया ना? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी है क्या? तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो. ओके, मैं कुछ एक और डायग्राम लाऊंगा. इस डायग्राम से और भी चीजें साफ हो जाएंगी, और भी समझ में आएगा. देखते रहो. बहुत ही बढ़िया डायग्राम. बस हो गया. ये मैं इसको पुरानी वाली डायग्राम के ऊपर पेस्ट मार दूंगा. ये मारा मैंने एंटर. बताओ, दिखाई दे रहा है ना डायग्राम? विजिबल है ना ये? हाँ भाई.
हाँ, डायग्राम विजिबल है। तो देखियो, इस डायग्राम में दिखाया क्या है जो मैंने तुमको। नहीं, बारिश नहीं हो रही। इस डायग्राम में वही दिखाया है जो कहानी अभी तक मैंने तुमको बताई। क्या कहानी थी वो? नीचे लिखा है डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तुमको दिखाई दे रहा होगा। डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 0 से लेके 25 तक दिखाया है, ठीक है ना? अब देखो, 0 से लेके 5 तक, मतलब 0 से 5 तक जो डेज है, यहां पर लिखा है मेंसेस। मेंसेस का मतलब है वही मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल ब्लड, जिसको अपन पीरियड बोलते हैं। और ऊपर क्या लिखा है देखो, यूट्राइन लाइनिंग। यूट्राइन लाइनिंग मतलब यूट्रस का एंडोमेट्रियम रप्चर हो गया, और यही रप्चर होने के बाद ब्लड फ्लो बाहर आता है वजाइनल कनाल से। अब 5वें दिन के बाद स्टार्ट होगा फॉलिक्यूलर फेज। देखो, यहां से लेके यहां तक ये फॉलिक्यूलर फेज है, यहां से लेके यहां तक फॉलिक्यूलर फेज बोलो, एस्ट्रोजेनिक फेज बोलो, प्री ओव्यूलेटरी फेज बोलो, या प्रोलिफरेटिव फेज। मतलब इस फेज में यूट्रस का एंडोमेट्रियम धीरे धीरे थिक हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, इस फॉलिक्यूलर फेज में यूट्रस का एंडोमेट्रियम फिर से धीरे धीरे थिक हो रहा है। पहले इतना थिन था, हाँ। जितने दिन बढ़ते जाएंगे, जितने दिन होते जाएंगे, यूट्रस का एंडोमेट्रियम, तुम देखो इसका थिकनेस बढ़ता जाएगा, थिकनेस बढ़ता ही जाएगा, थिकनेस बढ़ता ही जाएगा। और यूट्रस की इस थिकनेस को बढ़ाएगा, यूट्रस की थिकनेस नहीं, यूट्रस के एंडोमेट्रियम की थिकनेस। ये एंडोमेट्रियम है। यूट्रस का एंडोमेट्रियम थिक होगा किस हार्मोन की वजह से? उस हार्मोन का नाम था एस्ट्रोजेंस। और एस्ट्रोजेंस निकले थे कहां से निकले थे? एस्ट्रोजेंस निकले थे ओवरी के फॉलिकल्स से। क्यों निकले थे? क्योंकि ओवरी के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया था गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ने, जो निकला था हाइपोथैलेमस से। ठीक है ना भाई? सॉरी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने स्टिमुलेट किया था, जो निकला था पिट्यूटरी ग्लैंड से। फिर आएगा 14th डे। 14th डे मतलब ये वाला दिन। इस वाले दिन भाई ओव्यूलेशन होगा, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ। तुम देखो ऊपर वाले डायग्राम में 14th डे पे देखो, ये हुआ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल बचा, वही एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो गया इनटू कार्पस ल्यूटियम। ये ओवरी के अंदर हुआ। लेकिन कंटिन्यूअसली ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटल फेज आएगा, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। कंटिन्यूअसली एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ता ही जा रहा है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ता ही जा रहा है, और ये 23rd डे तक बढ़ता ही जाएगा। 23rd डे पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल पीक पे होगा, और वही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देगा, इनहिबिट करेगा हाइपोथैलेमस को भी, इनहिबिट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को भी। उनको बोलेगा अब तुम अपने हार्मोन रिलीज मत करो। तब जाके कॉर्पस ल्यूटियम फटेगा। कॉर्पस ल्यूटियम फटने से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, एंड फाइनली 28 दिन के बाद ये एंडोमेट्रियम फिर से इसका क्या होगा? ये फट जाएगा और बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्लो। अब ऊपर देखो, हार्मोन्स का लेवल दिखाया है। ओवरियन हार्मोन मतलब ओवरी से निकलने वाले हार्मोन। कौन कौन सा हार्मोन हार्मोन ओवरी से निकलता है? एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन। तुम देख सकते हो 10वें दिन 11, हाँ, 14वें दिन तक, 13वें दिन तक जो ब्लू वाला कर्व दिखाया है ये एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन का लेवल 14th डे तक बहुत हाई होगा। एस्ट्रोजन का लेवल 13th 14th डे तक। तुम अगर ऊपर ये दिन गिनते रहो, ये 15वां दिन है, ये देखो, दिस इज द 15th डे। 15th डे से पहले पहले एस्ट्रोजेंस का लेवल कितना बढ़ चुका है? मतलब 14th डे तक एस्ट्रोजेंस का लेवल बढ़ ही जाएगा ब्लड में। ये देखो ब्लू वाला जो कर्व है।
और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पीक पे कब होगा? मैंने कहा था जो पर्पल वाला कर्व है, पर्पल वाला कर्व, उसमें प्रोजेस्टेरॉन लेवल दिखाया है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल का पीक कॉन्सेंट्रेशन, पीक लेवल कब आएगा? ऑन 23rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देख सकते हो ये 25वां दिन, ये लगभग लगभग यहां पर 23rd डे आएगा। देखो ऊपर दो हार्मोन्स और, गोनाडोट्रोफिन, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स। येलो वाला कर्व जो दिखाया है वो है किसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। और रेड वाला कर्व दिखाया है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का पीक कॉन्सेंट्रेशन, पीक लेवल होगा कब? 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, और 14th डे पे ही ओव्यूलेशन होगा। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का पीक लेवल 13th डे या 14th डे पे होगा। ये देखो पीक लेवल। तो कुल मिला के बात ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स, दैट इज, वॉइस इज नॉट ऑडिबल। लो कर लो बात यार। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो टाइम लगेगा। अब आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? 14th डे पे किसका लेवल पीक पे होगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का, एलएच का। और 14th डे से थोड़ा सा पीछे 13th डे पे एफएसएच हार्मोन का लेवल पीक पे होगा। समझ आई बात? कुल मिला के बात यह है कि एलएच और एफएसएच और एस्ट्रोजेंस का लेवल हाई होगा कब? जब ओव्यूलेशन से पहले वाला टाइम होगा, और ओव्यूलेशन के बाद वाले टाइम में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल हाई होगा। कब? 23rd डे पे। ठीक है ना भाई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अच्छे से डन कर दो स्क्रीनशॉट लेके। ओके, चलते हैं अगले पेज पे। मैं तुमको बताऊंगा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। देखो भाई, एक मिनट। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, बस थोड़ा सा वेट करो भाई। 2 मिनट वेट करो। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का हल्का सा मैं देखूंगा डायग्राम, अगर मिलेगा तो। बस मिल गया, मिल ही गया। एक मिनट। अरे भाई पता चल जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो? वैसे ये तुमको पता होना चाहिए, 10th क्लास में पढ़े होंगे। ये लो, ह्यूमंस में सेक्स कैरेक्टर्स दो तरह के होते हैं। एक प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स और दूसरे
सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों में लिखा है। पहले मेल्स की बात करेंगे, ठीक है ना भाई। मेल्स में प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहला, ग्रोथ ऑफ सेक्रोटम एंड टेस्टिस। जब मेल में टेस्टिस ग्रो होना स्टार्ट होंगे, सेक्रोटम ग्रो होना स्टार्ट होगा, हम बोलेंगे इसमें प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स आना स्टार्ट हो गए। दूसरा, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स रिलेटेड टू स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म प्रोडक्शन में जिन हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, वो हार्मोन्स ग्लैंड्स से निकलना शुरू हो जाएंगे, ये भी प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर है। और तीसरा प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर है ग्रोथ ऑफ पेनिस, राइट। फीमेल्स के प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स देखो, इंक्रीज इन साइज ऑफ वजाइना एंड यूटरस। यूटरस और वजाइना का साइज इंक्रीज होने लग जाएगा। दूसरा देखो, ओवरीज प्रोड्यूस हार्मोन्स, ओवरीज से हार्मोन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट होगा। अब देखो दोनों के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स में बॉडी एंड फेशियल हेयर। मेल्स में बॉडी पे हेयर्स पैदा होते हैं, फेस पे, चेहरे पे हेयर्स पैदा होते हैं जिसको हम बियर्ड और मॉस्टैचेस बोलते हैं। मोर मसल मास, मसल्स ज्यादा बन जाते हैं, मस्कुलेचर बन जाता है। हाइट इंक्रीज हो जाती है, फीमेल्स के मुकाबले में ज्यादा लंबे हो जाते हैं। ब्रॉडनिंग शोल्डर्स, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं। फीमेल्स में देखो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, हिप्स, हिप्स वाइड हो जाते हैं। हिप्स मतलब नीचे, टांगों के ऊपर वाला एरिया, कमर, जस्ट कमर के नीचे वाला एरिया। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट बोले तो मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं क्योंकि फीमेल्स को बच्चे को दूध पिलाना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट टू हिप्स, फैट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हिप्स पे और बॉडी में कर्वेचर आता है, बॉडी कर्वियर बन जाती है। ये है फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। अब देखो कुछ सिमिलैरिटीज हैं। प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर मेल्स में भी डेवलप होते हैं, फीमेल्स में भी। प्यूबिक हेयर मतलब जहां पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है ना, उसके ऊपर वाले एरिया को प्यूबिस बोलते हैं, वहां पर हेयर्स आते हैं। ऑयली स्किन, धीरे धीरे ऑयली स्किन हो जाता है दोनों में। वॉइस डीपन्स, आवाज में बदलाव आ जाता है। चेहरे पर अक्नी हो जाते हैं। हाइट इंक्रीज होती है और इंक्रीज इन बॉडी ऑर्डर, बॉडी से स्मेल आना स्टार्ट होती है। ये सारे कैरेक्टर्स मेल्स और फीमेल्स में डेवलप होते हैं। इनमें से कुछ प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स है, कुछ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। अब देखो ये कैरेक्टर्स भाई, ये कैरेक्टर्स डेवलप कैसे होते हैं, मैं यहां पर लिखने वाला हूं। दीज कैरेक्टर्स, these characters start, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स कब स्टार्ट होते हैं? दे स्टार्ट डेवलपिंग with the onset of puberty, with the onset of puberty। जैसे ही मेल और फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में एंटर करते हैं, ये कैरेक्टर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं, अनमैरिड फीमेल बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। बच्चे को दूध, तभी बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है जब बच्चा पैदा हो। जब बच्चा ही पैदा नहीं हो तो दूध कैसे बनेगा मेमोरी ग्लैंड्स में? बच्चे का जो मेमोरी ग्लैंड को सक करना है ना, वही स्टिमुलस है। और बच्चा पैदा होने के बाद एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही मेमोरी ग्लैंड से दूध पैदा कराता है, मिल्क लेट डाउन कराता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, वो भी दूध प्रोड्यूस करने में मदद करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब देखो, अगर मेल्स में देखें, मेल्स में प्यूबर्टी की एज क्या होती है? इट इज अबाउट 9 to 14 years। 9 साल की उम्र से लेके 14 साल की उम्र तक के बच्चे प्यूबर्टी स्टेज में एंटर होते हैं। मतलब कुछ बच्चे 9 साल की उम्र से ही प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं, कुछ 10, कुछ 11, 12, 13, 14, ठीक है। मेल्स में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है 9 से 14 साल की उम्र तक। और फीमेल प्यूबर्टी एज, फीमेल प्यूबर्टी एज
फीमेल प्यूबर्टी एज क्या है भाई? इट इज अबाउट 8 to 13 years. 8 to 13 years. ठीक है, सही है ना? अच्छा जी, अब मेल्स में प्यूबर्टी कब आती है? मेल्स में प्यूबर्टी के वक्त एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टिरोन। टेस्टोस्टिरोन कहां से निकलता है भाई? टेस्टोस्टिरोन निकलता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस से। पढ़ाया हूं, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, ये स्क्रीट करते हैं टेस्टोस्टिरोन हार्मोन, और यही टेस्टोस्टिरोन हार्मोन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप कराने में मदद करता है। फीमेल्स में भी एक हार्मोन, एक मिनट, फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल्स में भी एक हार्मोन पैदा होता है। एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस ओवरी से निकलते हैं, और दूसरे हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजेंस क्या काम करते हैं? ये ओवरीज में फॉलिकल्स को डेवलप कराने में मदद करते हैं। ओवरीज को बोलते हैं फॉलिकल्स को डेवलप करो, और ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स और प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स को भी डेवलप कराते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का पता ही है। प्रोजेस्टेरॉन मैंने कहा ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है, और प्रेगनेंसी को भी मेंटेन रखेगा, क्योंकि जब तक कार्पस ल्यूटियम से जनरेट होता है, और यूट्राइन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है। जब तक ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेगा, तब तक अगर उसमें इंप्लांट हो चुका है एम्ब्रियो, तब तक एम्ब्रियो सेफ है। अगर यूट्राइन एंडोमेट्रियम फट गया तो एम्ब्रियो भी बाहर। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं तब की जब बच्ची प्रेग्नेंट होगी, जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी। ठीक है ना? तो बच्चा एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डन लिख दो मुझे। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। हो गया, ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। अब हम आगे अगली वाली क्लास में और आगे बढ़ाएंगे इसको। अगली वाली क्लास में हमको बहुत कुछ पढ़ना है। अगली वाली क्लास में हम फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना भाई? द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बेटा, खुदा हाफिज।